नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सुनील कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बारे में। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। मतलब मध्य प्रदेश में ऐसे कितने प्रकार के जाति के लोग हैं, कास्ट के लोग हैं जो एसटी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है ए 46, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 43। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 43। ऑप्शन डी 43। देख लेते हैं कौन कौन से बाहर हुए हैं। पहले 46 थे लेकिन 3 को बाहर कर दिए हैं, किस में, सन 2008 में। अब बचे हैं कितने, 43। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2008 में मीणा, पारधी, कीर को जनजातीय एसटी श्रेणी से बाहर कर दिया है। किसको किसको, मीणा, पारधी, कीर को जनजातीय एसटी श्रेणी से बाहर कर दिया है। और टोटल बचे हैं कितने, 43 प्रकार के एसटी समुदाय के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने एसटी लोग हैं जो भारत में कौन सा स्थान रखते हैं, कि सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पाया जाता है। मतलब एसटियों की संख्या मध्य प्रदेश में कितना है और कौन से स्थान रखते हैं। तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रथम। सबसे ज़्यादा एसटियों की संख्या कहाँ है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और भारत में प्रथम स्थान रखते हैं। आगे देख लेते हैं डिटेल में। जनजातियों का दर्जा प्राप्त टॉप 5 जनजाति वर्ग हैं। कितने, 5। पहले हैं गोंड जनजाति जो एसटी में आते हैं, दूसरा है भील, तीसरा है कोल, चौथा है कोरकू और पांचवा है बैगा। ये 5 जनजाति हैं जो एसटी वर्ग के सबसे टॉप जनजाति कहलाते हैं। भारत में जनजाति प्रतिशत 14% किसकी, एसटी की, और मध्य प्रदेश में 21%। मध्य प्रदेश में कितने परसेंट एसटी वर्ग के लोग हैं, 21%। और भारत में टोटल ओवरऑल देखें तो कितना, 14%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। प्रतिशत की दृष्टि से ध्यान रखना है, प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अलीराजपुर। ऑप्शन बी अलीराजपुर। किसके अनुसार, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे पहले अलीराजपुर, ठीक है, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा जनजाति वाला ज़िला कौन सा है, अलीराजपुर 89%, झाबुआ 87%, बड़वानी 69.4%, डिंडोरी 64.9%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, अलीराजपुर, प्रतिशत के आधार पर। और जनसंख्या के आधार पर देखें दोस्तों तो जिला धार होगा। अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा होगा, जिला धार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। मतलब सबसे कम एसटी वर्ग के लोग कहाँ रहते हैं, सबसे कम। तो ऑप्शन है भिंड, ऑप्शन है मुरैना, ऑप्शन है रतलाम, ऑप्शन है भोपाल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए भिंड। ऑप्शन ए भिंड, यहाँ पर सबसे कम एसटी वर्ग के लोग मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भिंड में 0.4% लोग हैं एसटी वर्ग के, मुरैना में 0.9%, दतिया में 1%, 9 पॉइंट। ठीक है, ये एसटी वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जनजातियों में किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है। मतलब भगोरिया नृत्य किस जाति के लोग जो है करते हैं। मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य किस जनजाति के लोग करते हैं।
तो ऑप्शन है बैगा, भील, सहरिया या गोंड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भील, ऑप्शन बी भील। आगे बढ़ते हैं। भीलों का नृत्य भगोरिया डगला। भीलों का नृत्य कौन कौन से हैं? भगोरिया, डगला। भगोरिया पर्व भीलों का पर्व है, ठीक है। भगोरिया पर्व किनका पर्व है? भीलों का 7 दिवसीय पर्व है। होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। भील जनजातियों का प्रमुख पर्व है गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भीलड़ बाबा कौन है? भीलड़ बाबा कौन है? तो ऑप्शन है भारिया के प्रमुख देवता, भारिया जनजाति के प्रमुख देवता, भीलों के प्रमुख देवता, बैगा जनजाति के प्रमुख देवता या सहरिया जनजाति के प्रमुख देवता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भीलों के प्रमुख देवता हैं। कौन? भीलड़ बाबा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भीलड़ बाबा मानव और पशुओं की सर्प से रक्षा करते हैं। किससे? मानव और पशुओं की सर्प से रक्षा करते हैं। और राजा पंथा, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, राजा पंथा भीलों का सबसे शक्तिशाली देवता है। राजा पंथा भीलों का सबसे शक्तिशाली देवता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति में दापा प्रथा प्रचलित है? निम्नलिखित में से किस जनजाति में दापा प्रथा प्रचलित है? दापा मतलब दहेज प्रथा। तो ऑप्शन है गोंड जनजाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति या कोरकू जनजाति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भील जनजाति। वैसे तो सभी जनजाति, सभी समुदाय में दहेज प्रथा प्रचलन में है अभी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। दापा प्रथा मतलब दहेज प्रथा। वधू धन प्रचलन को समाप्त करने के लिए भील जनजाति समुदाय द्वारा झाबुआ साथीदार अभियान प्रारंभ किया है। क्या किया है? साथीदार अभियान प्रारंभ किया है। किसको? दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं। ऑप्शन दूल्हा देव, ऑप्शन है बूढ़ा देव, ऑप्शन है ठाकुर देव, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। बड़ा देव सृजन के देवता हैं। किसमें? गोंड जनजाति में। और ठाकुर देवता भूमि के देवता हैं। किसके? भूमि के देवता। आगे बढ़ते हैं। गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक निम्न में से किसने किया है? गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया है? तो ऑप्शन है प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे, ऑप्शन है डॉक्टर R.K. मुखर्जी, ऑप्शन है हाब हाउस, ऑप्शन है वेरियर एल्विन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे। गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया है? प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे। आगे बढ़ते हैं। श्यामा चरण दुबे मानव शास्त्री हैं। जन्म 1922 नरसिंहपुर में हुआ है। इनका पुस्तक का नाम है इंडियन विलेज। इनके पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन विलेज। गोंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है? गोंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है? वेवात को, ओझा को, देवरी या दवार को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी देवरी को। किसको? देवरी या दवार को। आगे बढ़ते हैं। कार्य व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति, ठीक है। तो ओझा क्या करते हैं? झाड़ फूक का काम करते हैं। अगरिया लोहे का व्यवसाय करते हैं। कोयला भूतिस नगरों में गा बजा कर कमाना खाना के काम करते हैं। सुल्हास लकड़ी का कारीगरी का काम करते हैं। लकड़ी के कारीगरी का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा किस से संबंधित है? गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा किस से संबंधित है? तो ऑप्शन है जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, तांत्रिक क्रिया से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विवाह से। ऑप्शन सी विवाह से। आगे बढ़ते हैं। मामा बुआ के बेटे बेटियों को आपस में विवाह को क्या प्राथमिकता दी जाती है? किसमें? दूध लौटावा में। मामा बुआ के बेटे बेटियों को आपस में शादी करा दिया जाता है, उसी को दूध लौटावा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है? किस जनजाति में
सेवा विवाह की प्रथा है? ऑप्शन ए गोंड जनजाति, ऑप्शन बी भील जनजाति, ऑप्शन सी कोल जनजाति, ऑप्शन डी कोरकू जनजाति। तो ऑप्शन ए गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। सेवा विवाह का मतलब होता है विवाह से पूर्व जो है वधु जो है वधु के घर में वर जाता है, मतलब दूल्हा जो है विवाह के पूर्व दुल्हन के घर में जाके कार्य करते हैं, काम वगैरह करते हैं, उसी को कहा जाता है सेवा विवाह। उसी को लमसेना विवाह या लमसना विवाह भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य नृत्य कर्मा है? निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य नृत्य कर्मा है? तो ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी कोरकू, ऑप्शन डी सहरिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गोंड। ऑप्शन बी गोंड। आगे बढ़ते हैं। कर्मा को लोक नृत्यों का राजा भी कहा जाता है। लोक नृत्यों का राजा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज विश्व का पहला लोक नृत्य है कौन? कर्मा। कर्मा नृत्य को गोंड, बैगा, भारिया जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है। कर्मा महिला प्रधान नृत्य है, इसमें महिलाएं डांस करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घोटुल नामक प्रथा संस्था किस जनजाति से संबंधित है? मतलब घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन है गोंड जनजाति से, बैगा जनजाति से, सहरिया जनजाति से या कोरकू जनजाति से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गोंड जनजाति से। किससे? गोंड जनजाति से। घोटुल नामक प्रथा में विवाह से पूर्व सामाजिक व यौन संबंधी शिक्षा दी जाती है। गोंड जनजाति पुस्तक है द मूरिया एंड देयर घोटुल। द मूरिया एंड देयर घोटुल। लेखक हैं बेरियर एल्विन। लेखक कौन है? बेरियर एल्विन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति में नौह डोरा चित्र प्रचलित है? निम्नलिखित में से किस जनजाति में नौह डोरा चित्र प्रचलित है? तो ऑप्शन है कोरकू, ऑप्शन है बैगा, ऑप्शन है गोंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गोंड जनजाति। किस जाति में? गोंड जनजाति में। एक भित्ति चित्र है दोस्तों, इसमें जो है दीवार में बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नौह डोरा एक भित्ति चित्र है और दीवारों पर बनाया जाता है। टोला किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? टोला किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी भारिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गोंड। ऑप्शन ए गोंड। आगे बढ़ते हैं। अबूझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में आती हैं या रहते हैं? अबूझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में रहते हैं? ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। तो ऑप्शन है खंडवा, रीवा, इंदौर या छिंदवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। आगे बढ़ते हैं। अबूझ माड़िया गोंड जनजाति का उपजाति है। अबूझ माड़िया शब्द का अर्थ अज्ञात वन व ऊंची भूमि के स्वामी। कोरकू शब्द का अर्थ मानवों का समूह। भारिया शब्द का अर्थ है ज्ञान का अभाव। गोंड शब्द का अर्थ पहाड़ और भील शब्द का अर्थ है धनुष। तो सभी एक जो समुदाय हैं, एसटी वर्ग हैं, उनकी जो जाति है उनका अर्थ दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में, उज्जैन और जबलपुर में, उमरिया और मंडला में, मंडला और बालाघाट में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मंडला और बालाघाट में। वैसे तो सभी जगह पाए जाते हैं लेकिन सर्वाधिक पूछा गया है, सबसे ज़्यादा मंडला, बालाघाट और डिंडौरी में पाए जाते हैं। ठीक है। बैगा जनजाति गांव को पूर्वा कहते हैं। बैगा जनजाति के लोग गांव को पूर्वा कहते हैं तथा गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? मुकद्दम। गांव के मुखिया कौन होता है? मुकद्दम। ठीक है। दिलीप सिंह भूरिया ने लोकसभा में किन क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व किया? मतलब किन क्षेत्रों से वो चुनाव लड़े और जीते? किसका? लोकसभा का। तो ऑप्शन है झाबुआ रतलाम, ऑप्शन है झाबुआ रतलाम, ऑप्शन है झाबुआ रीवा, ऑप्शन है रीवा रतलाम, ऑप्शन है रीवा सागर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए झाबुआ रतलाम। झाबुआ
रतलाम। कहाँ से चुनाव लड़ते थे? झाबुआ रतलाम। आगे बढ़ते हैं। दिलीप सिंह भूरिया का जन्म 1944 में झाबुआ में हुआ था। कहाँ? 1944 में झाबुआ में हुआ था। इनकी जाति थी भील जनजाति। जाति कौन सी थी? भील जनजाति। झाबुआ रतलाम से लोकसभा सांसद रहे हैं। बिल्कुल, झाबुआ और रतलाम से लोकसभा सांसद रहे हैं। मृत्यु 2015 में हुआ है। मृत्यु 2015 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1980 से 1988 तक दिलीप सिंह भूरिया किस राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा सदस्य थे? मतलब लोकसभा सांसद थे किस पार्टी से? तो ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी जिसे बीजेपी भी कहते हैं, ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने भूरिया समिति का गठन किया था? मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने भूरिया समिति का गठन किया था? तो ऑप्शन है मोतीलाल वोरा, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, शिवराज सिंह चौहान। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मोतीलाल वोरा। ऑप्शन ए मोतीलाल वोरा। फोटो में आप देख सकते हैं ये है मोतीलाल वोरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांतिलाल भूरिया, कांतिलाल भूरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कांतिलाल भूरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आप सभी देख सकते हैं फोटो में कांतिलाल भूरिया हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। वह कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। बिल्कुल। वह झाबुआ लोकसभा से 3 बार सांसद रह चुके हैं। बिल्कुल। 2009 से 2015 तक राज्यसभा के सांसद थे। वर्ष 2011 में वह केंद्रीय जनजातीय मामलों में मंत्री थे। बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2009 से 2015 तक राज्यसभा सांसद, राज्यसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि लोकसभा सांसद थे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप कांतिलाल भूरिया। आगे बढ़ते हैं। कांतिलाल भूरिया का जन्म 1 जून 1950 झाबुआ में हुआ। ठीक है, 1 जून 1950 झाबुआ में हुआ। भील जनजाति के थे। किस जनजाति के थे? भील जनजाति। इनका पार्टी था कांग्रेस पार्टी। इनका निर्वाचन क्षेत्र, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे वो है झाबुआ रतलाम। कौन सा क्षेत्र? झाबुआ रतलाम। पुत्र है विक्रांत भूरिया। ठीक है, जो विधायक हैं कहाँ से? झाबुआ से। और पार्टी है इनका कांग्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो जमुना देवी थी। कौन थी? जमुना देवी। 1998 में, 1998। और उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे? श्री दिग्विजय सिंह थे। उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। जमुना देवी का जन्म धार जिले के सरदारपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? धार जिले के सरदारपुर में हुआ था। 2001 में भारत ज्योति सम्मान दिया गया। किसको? जमुना देवी को। कौन सा सम्मान? भारत ज्योति। और मृत्यु 2010 में हुई। मृत्यु कब हुई है? 2010 में। आगे बढ़ते हैं। अनुसुईया उइके किस जनजाति से थे? अनुसुईया उइके का संबंध किस जनजाति से है? किस जनजाति से है? तो ऑप्शन है भील, बैगा, गोंड, कोल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गोंड। ऑप्शन सी गोंड। किस जनजाति से हैं? गोंड जनजाति से। आप फोटो में देख सकते हैं ये है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके का जन्म छिंदवाड़ा रोहनकला में हुआ है। कहाँ हुआ है? छिंदवाड़ा के रोहनकला में हुआ है। कार्य क्षेत्र इनका मतलब क्या करते हैं? तो राजनीतिक नेता हैं। ठीक है, इनका पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। जाति है गोंड जनजाति। और ये वर्तमान में राज्यपाल हैं। कहाँ कहाँ के? छत्तीसगढ़ और मणिपुर के राज्यपाल हैं, वर्तमान राज्यपाल। ठीक है, कौन? अनुसुईया उइके। आगे बढ़ते हैं। भूरीबाई का जन्म स्थान है। भूरीबाई का जन्म स्थान है, आप फोटो में देख सकते हैं ये भूरीबाई हैं। तो ऑप्शन है झाबुआ, धार, बड़वानी, मंडला। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए झाबुआ। भूरीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झाबुआ में। भूरीबाई का जन्म 10 मई 1968 में हुआ। ठीक है, ग्राम पिथौल, जिला झाबुआ। ग्राम पिथौल, जिला झाबुआ। जाति इनकी भील जनजाति थे।
और इनका कला था पिथौरा चित्रकला। किस लिए प्रसिद्ध हैं भूरी बाई? पिथौरा चित्रकला के लिए। और इनके 6 बच्चे हैं, जिसमें से एक पुत्री है शांताबाई भूरिया, जो पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बच्चे 6 हैं, लेकिन पुत्री है शांताबाई भूरिया, जो पिथौरा चित्रकला के लिए अपनी माँ की ही तरह वो भी प्रसिद्ध हैं। भील जनजाति की पहली जो है महिला चित्रकार है कौन? भूरी भाई। ठीक है। इनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 1986-87 में शिखर सम्मान से, और 1998 में देवी अहिल्या सम्मान से पुरस्कृत इनको किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोधिया बाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, मतलब जोधिया बाई को पद्मश्री सम्मानित वर्ष है, मतलब आपको वर्ष बताना है किस वर्ष में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन है 2021, 2022, 2023, 2024। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2023। ये है जोधिया बाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोधिया बाई का जन्म लोरहा गांव जिला उमरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिला उमरिया, गांव का नाम है लोरहा गांव। जाति बैगा जनजाति से हैं। किस जनजाति से हैं? बैगा जनजाति। कला है चित्रकला। ठीक है, ये देख सकते हैं आप फोटो में, इस प्रकार से चित्र बनाती थी। और इनको मातृशक्ति पुरस्कार 8 मार्च 2022 को दिया गया है। कब दिया गया है? 8 मार्च 2022 को। आगे बढ़ते हैं। रानी फूल कुंवर देवी किस जनजाति से थी, या उनका संबंध किस जनजाति से था? रानी फूल कुंवर। तो ऑप्शन है गोंड, बिंझवार, भिलाला, कोरकू। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गोंड। ऑप्शन ए गोंड। रानी फूल कुंवर देवी 1857 की क्रांति लड़ी थी, बिल्कुल। पति इनके थे शंकर शाह और पुत्र थे रघुनाथ शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा नरेश चंद्र सिंह का किस जनजाति से संबंध है? राजा नरेश चंद्र सिंह का किस जनजाति से संबंध है? तो ऑप्शन है गोंड, कोरबा, बिंझवार, कोल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गोंड जनजाति से। किस जनजाति से? गोंड जनजाति से थे। राजा नरेश चंद्र सिंह का जन्म सारंगढ़ रियासत जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ। ठीक है, इनका पार्टी था कांग्रेस, और ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। कौन? राजा नरेश चंद्र सिंह। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। फोटो में देख सकते हैं आप सभी को। अगला है उमंग सिंगार का गृह जिला है। उमंग सिंगार का गृह जिला है। तो ऑप्शन है बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जिला धार। ऑप्शन बी जिला धार। देख लेते हैं कौन है उमंग सिंगार। उमंग सिंगार का जन्म गंधवानी जिला धार 23 जनवरी 1969 में हुआ। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र गंधवानी जिला धार है। ठीक है, कहाँ से चुनाव लड़ते थे? गंधवानी से। शिक्षा इन्होंने बीए किया है। ठीक है, इनका पार्टी है कांग्रेस, और 2018 से 2020 तक वन मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, वर्ष 2018 से अब तक के विपक्ष के नेता हैं। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से विपक्ष के नेता हैं। ठीक है, ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये उमंग सिंगार जी हैं। आगे बढ़ते हैं। निर्मला भूरिया किस जिले से है? निर्मला भूरिया किस जिले से हैं? तो ऑप्शन है बड़वानी, झाबुआ, धार, अलीराजपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी झाबुआ। ऑप्शन बी झाबुआ। ये देख सकते हैं निर्मला भूरिया हैं। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। निर्मला भूरिया का जन्म झाबुआ में हुआ। ठीक है, पिता दिलीप सिंह भूरिया, हमने पहले ही देखा था दिलीप सिंह भूरिया को। ठीक है, उनकी पुत्री हैं ये। पेटलावाद झाबुआ से विधायक और राज्य सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में मंत्री भी हैं अभी प्रेजेंट में। ठीक है, इनका पार्टी है बीजेपी। इनके पिताजी थे कांग्रेस से, लेकिन ये है बीजेपी से। महिला वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष भी हैं। कौन? निर्मला भूरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते का संबंध किस जिले से? फग्गन सिंह कुलस्ते का संबंध किस जिले से है? तो ऑप्शन मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए
मंडला, ऑप्शन ए मंडला। ये फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, आप इनको फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते का जन्म 1959 मंडला में हुआ। ठीक है, इनकी जाति है गोंड जनजाति। इनकी जाति कौन सी है? गोंड जनजाति। निवास जिला मंडला से विधायक रहे हैं। निवास जिला मंडला से विधायक भी रहे हैं। मंडला लोकसभा से सांसद भी हैं प्रेजेंट में, और केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। और इनका पार्टी है बीजेपी। पार्टी कौन सा इनका? बीजेपी, भाजपा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलावती कलाबाई श्याम का संबंध किस जिले से है? कलावती या कलाबाई श्याम का संबंध किस जिले से है? तो ऑप्शन मंडला, जबलपुर, डिंडोरी, उमरिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी डिंडोरी। ऑप्शन सी डिंडोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलावती गोंड जनजाति से, ठीक है, किस जनजाति से थी? गोंड जनजाति से थी, प्रधान शाखा से थी, और इनका कार्य क्षेत्र चित्रकला था। क्या कहती थी ये? चित्रकला। आगे बढ़ते हैं। दुर्गाबाई व्याम को किस वर्ष में पद्मश्री दिया गया? दुर्गाबाई व्याम को किस वर्ष में पद्मश्री दिए गए? आप फोटो में देख सकते हैं दुर्गाबाई व्याम को। तो ऑप्शन है 2018 में, 2023 में, 2022 में, 2021 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2022 में। 2022 में। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। सभी को पता है दोस्तों कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। 13 दिसंबर 2023 को बने हैं। 13 दिसंबर 2023 को बने हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। मध्य प्रदेश के सबसे कम कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह थे। मात्र एक दिन के सीएम बने थे। मात्र एक दिन के सीएम बने थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी थी। कौन थी? उमा भारती जी थी। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी। कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राज्यपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल हैं। कौन है? श्री मंगू भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश की पहली जो है महिला राज्यपाल कौन है? सरला ग्रेवाल है। कौन है? सरला ग्रेवाल है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल श्री पट्टाभी सीतारामैया थे। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री पट्टाभी सीतारामैया थे। अब देखेंगे मुख्य न्यायाधीश को। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैथ हैं। कौन है? श्री सुरेश कुमार कैथ हैं। 25 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से एक हमारे जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय के 2 खंडपीठ हैं। पहला इंदौर, दूसरा ग्वालियर, और तीसरा खंडपीठ जो है भोपाल में प्रस्तावित है। सिर्फ प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे डीजीपी। मध्य प्रदेश के वर्तमान डीजीपी श्री कैलाश मकवाना है। कौन है? श्री कैलाश मकवाना है। मध्य प्रदेश के पहले डीजीपी बीपी दुबे थे। कौन थे? बीपी दुबे थे। मध्य प्रदेश में पुलिस महानिरीक्षक के स्थान पर 1981 में महानिदेशक का पद सृजित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमपीपीएससी आयोग। मध्य प्रदेश के वर्तमान एमपीपीएससी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश लाल मेहरा हैं। कौन है? डॉक्टर राजेश लाल मेहरा हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 से राज्य के पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत किया गया है। एमपीपीएससी आयोग के प्रथम अध्यक्ष डीबी रेंगे थे। कौन थे? डीबी रेंगे थे। एमपीपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है। कहाँ है? इंदौर में है। आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव हैं। कौन है? श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव हैं। 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भोपाल में है।
मध्य प्रदेश में अब तक 6 बार पंचायती चुनाव हो चुके हैं। कितने बार? 6 बार। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। मध्य प्रदेश के वर्तमान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी हैं। मनोहर ममतानी हैं। गठन 6 जनवरी 1992 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 की उपधारा 1 के द्वारा किया गया है। मुख्यालय भोपाल के पर्यावास भवन में है। कहाँ है? मुख्यालय भोपाल के पर्यावास भवन में है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र तोमर हैं। कौन है? श्री नरेंद्र तोमर हैं। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कौन से विधानसभा के? 16वीं। मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री कुंजीलाल दुबे थे। कौन थे? श्री कुंजीलाल दुबे थे। मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन को इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता। विधानसभा में विपक्ष के नेता। मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान विपक्ष के नेता कौन है? उमंग सिंगार हैं। कौन है? उमंग सिंह सिंगार हैं। मध्य प्रदेश के पहली महिला विपक्ष के नेता कौन थी? तो जमुना देवी जी थी। कौन थी? जमुना देवी। मध्य प्रदेश के पहले विपक्ष के नेता कौन थे? तो श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर थे। कौन? श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर जी थे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री विजय यादव हैं। श्री विजय यादव हैं। गठन 22 अगस्त 2005 में किया गया है। प्रथम सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो TN श्रीवास्तव जी थे। TN श्रीवास्तव जी थे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव श्री अनुराज जैन 35वें मुख्य सचिव हैं। कितने नंबर के? 35वें मुख्य सचिव हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव HS कामत थे। कौन थे? HS कामत थे। निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। अब देखेंगे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह हैं। कौन है? जो करप्शन को रोकने वाले टीम जो है ना, उनके अध्यक्ष पूरे मध्य प्रदेश, ऑल ओवर मध्य प्रदेश में उनके अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? सत्येंद्र कुमार सिंह हैं। उप लोकायुक्त कौन है? जस्टिस SK पोलो हैं। जस्टिस SK पोलो हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा हैं। कौन है? वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा हैं। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? मतलब विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो ऑप्शन है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन B 25। कितना चाहिए? 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद व विधानसभा परिषद के लिए 30 वर्ष चाहिए। कितना? 30 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए कितना वर्ष? 35 वर्ष। सरपंच बनने के लिए कितना? 21 वर्ष। ये है दोस्तों डिटेल। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 173। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन B 171। ऑप्शन B 171। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश की 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है पंडित कुंजीलाल दुबे, श्री ईश्वर दास रोहाड़ी, श्री सीतासरण शर्मा, श्री राजेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन C सीतासरण शर्मा। ऑप्शन C सीतासरण शर्मा। आगे बढ़ते हैं।
मिंटो हॉल के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? मिंटो हॉल के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन है राज्य विधानसभा का वर्तमान भवन, राज्य विधानसभा का वर्तमान भवन, ऑप्शन बी पुराना विधानसभा, ऑप्शन सी ग्वालियर का किला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पुराना विधानसभा भवन, ऑप्शन बी पुराना विधानसभा भवन। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन का नाम क्या है? मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सतपुड़ा विधानसभा भवन, ऑप्शन बी विंध्याचल विधानसभा भवन, राजीव गांधी विधानसभा भवन, और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा की कार्य अवधि थी। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा की कार्य अवधि थी। तो ऑप्शन है 1956 से 1961, 1956 से 1957, 1956 से 1960, 1956 से 1962। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1956 से 1957, 1956 से 1957। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम सामयिक अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम सामयिक अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो ऑप्शन है श्री काशी प्रसाद पांडे, श्री रत्नाकर झा, श्री अर्जुन सिंह, श्री रघुनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए श्री काशी प्रसाद पांडे, ऑप्शन ए श्री काशी प्रसाद पांडे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन है हिना लिखीराम कांवरे, नंदिनी मरावी, इमरती देवी, मीना सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हिना लिखीराम कांवरे, हिना लिखीराम कांवरे बालाघाट से थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही रहे हैं। तो ऑप्शन है रामकिशोर शुक्ला, कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल टेम्बरे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रामकिशोर शुक्ला, रामकिशोर शुक्ला। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? मतलब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लिए कितना सीट आरक्षित है? ठीक है, तो ऑप्शन है 35, 82, 41, 47। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 47, ऑप्शन डी 47। एसटीओ के लिए विधानसभा में कितने सीट आरक्षित हैं? 47। और एससी के लिए 35, एससी के लिए कितना? 35। और टोटल आरक्षित सीट देखें एसटी एससी का तो है दोस्तों 82। 35 प्लस 47 करोगे तो कितना आएगा? 82। तो टोटल आरक्षित सीट कितने हैं विधानसभा में? विधानसभा में 230 सीट हैं, ठीक है, जिसमें से 82 सीट आरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न जानकारी किस व्यक्ति से संबंधित है? निम्न जानकारी किस व्यक्ति से संबंधित है? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, सागर में जन्म हुआ है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके पुत्र भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इन चार में से किस व्यक्ति के बारे में ऊपर दिए गए हैं? तो ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई, कैलाश नाथ काटजू, गोविंद नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रविशंकर शुक्ल। ये सारी जानकारी ऊपर जो दिया गया है वो किसके बारे में दिया गया है? पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, कौन? डॉक्टर रविशंकर शुक्ल, सॉरी डॉक्टर नहीं, पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। विद्या मंदिर योजना लागू किया किसने? रविशंकर शुक्ल ने। इनका कार्यकाल था
1/11/1956 से 31/12/1956 तक। क्यों? क्योंकि उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका पुत्र श्यामाचरण शुक्ला ये भी रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल के निधन के बाद किसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया? पंडित रविशंकर के निधन के बाद किसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो भगवंत राम मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण सिंह। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भगवंत राव मंडलोई। किसको बनाया गया? भगवंत राव मंडलोई को। प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल कहाँ जन्म हुआ था? सागर में। कार्यवाहक मुख्यमंत्री भगवंत राव मंडलोई कहाँ से हैं? खंडवा से। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन? कैलाशनाथ काटजू, जावरा, रतलाम से। कार्यवाहक मंत्री का मतलब ये होता है दोस्तों, जो पद पे रहते हुए उसका अचानक निधन हो जाए तो बिना चुनाव के कुछ समय के लिए उसको कार्यवाहक के रूप में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जैसे रविशंकर शुक्ल के बाद किसको बना दिया गया? भगवंत राव मंडलोई को। किसको? भगवंत राव मंडलोई को। उसके बाद फिर चुनाव होगा, प्रथम चुनाव, क्योंकि रविशंकर शुक्ल भी निर्वाचित नहीं थे, चुनाव से नहीं बने थे, है ना। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने फिर? कैलाशनाथ काटजू। कहाँ से थे? जावरा, रतलाम से। क्लियर, समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में असत्य कथन को छांटिए। निम्न कथनों में असत्य कथन को छांटिए। यहाँ पर 4 कथन दिए हैं, 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से एक गलत है, बाकी 3 सही हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, सामान्यतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है। बिल्कुल होता है। गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में विजयाराजे सिंधिया सदन की नेता रही थी। बिल्कुल थी। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। बिल्कुल बने हैं। अर्जुन सिंह एवं शिवराज सिंह चौहान दोनों 4 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया है। नहीं दोस्तों, ये अपना गलत है। अर्जुन सिंह 3 बार बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। कितने बार? 3 बार। सिर्फ इतना, यही बस गलत है, बाकी ये पूरा सही है। ठीक है ना। शिवराज सिंह चौहान 4 बार बने हैं मुख्यमंत्री, लेकिन अर्जुन सिंह 3 बार बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री केंद्र सरकार में पहले गृह, विधि एवं रक्षा मंत्री बने थे? ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने से पहले केंद्र में, भारत में गृह मंत्री, विधि मंत्री, रक्षा मंत्री थे? तो उसको हमें बताना है ऑप्शन के माध्यम से। तो ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाशनाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र, प्रकाश चंद्र सेठी। तो ऑप्शन बी कैलाशनाथ काटजू। ऑप्शन बी कैलाशनाथ काटजू। आगे बढ़ते हैं। कैलाशनाथ काटजू का जन्म जावरा, रतलाम में हुआ। ठीक है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं। कहाँ के? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और ये इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा जिसका नाम है माई पेरेंट्स। पुस्तक का क्या नाम है? माई पेरेंट्स। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं, मतलब डिप्टी सीएम भी रहे हैं। तो ऑप्शन है वीरेंद्र कुमार सकलेजा, बाबूलाल गौर, अर्जुन सिंह, श्यामाचरण शुक्ल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। कौन है? वीरेंद्र कुमार सकलेचा। आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा का जन्म 1930 मंदसौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1930 मंदसौर में हुआ। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री बने 1978 से 1980 तक। गैर बोले तो क्योंकि उस समय पहली बार कोई विपक्ष का जो है पार्टी जीता था और वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मतलब कांग्रेस शासन चल रहा था और पहली बार यहाँ पर जो है दूसरे पार्टी के लोग जो क्या बने, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम। ठीक है, 1978 से 1980 तक मध्य प्रदेश के 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे और विपक्ष के नेता भी रहे। कौन? वीरेंद्र कुमार सकलेजा। आगे बढ़ते हैं। जमुना देवी के बारे में असत्य कथन छाटिए। जमुना देवी के बारे में असत्य कथन छाटिए। तो ऑप्शन है 11वीं विधानसभा में उप मुख्यमंत्री के पद पर रही। ठीक है। प्रथम महिला प्रतिपक्ष थी। ये भी ठीक है। लगातार 2 विधानसभा में विपक्ष के नेता रही हैं। ठीक है।
केंद्र में आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मंत्री रही हैं, ये बात गलत है। ठीक है ना, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर को ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। जमुना देवी का जन्म सरदारपुर जिला धार में हुआ था। कहाँ हुआ था? सरदारपुर जिला धार में। उपनाम बुआ जी। मध्य प्रदेश में जनता और नेता लोग क्या कहते थे जमुना देवी को? बुआ जी। मृत्यु 2010 इंदौर में हुआ है। कहाँ हुआ है? 2010 इंदौर में। इनकी जाति थी भील जनजाति और इनका पार्टी था कांग्रेस। इनका पार्टी क्या था? कांग्रेस। प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता रही हैं। कौन? जमुना देवी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? अभी हमने देखा उप मुख्यमंत्री, लेकिन अब हम देख रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन है गोविंद नारायण सिंह, ऑप्शन है वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ऑप्शन है कैलाश जोशी, ऑप्शन है सुंदरलाल पटवा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैलाश जोशी। ऑप्शन सी, कैलाश जोशी। कौन थे गैर कांग्रेसी पहले मुख्यमंत्री? कैलाश जोशी। कैलाश जोशी का उपनाम राजनीति का संत किसको कहा जाता था? कैलाश जोशी को। जन्म कहाँ हुआ? देवास। और निधन 24 नवंबर 2019 को हुआ। जून 1977 से जनवरी 1978 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। कब से कब तक? 77 से 78 तक। इनका पार्टी था जनसंघ। पहले जनसंघ, उसके बाद जनता पार्टी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। मतलब भारतीय जनता पार्टी का नाम ही पहले जनसंघ पार्टी था, उसके बाद फिर जनता पार्टी हुआ। जनता पार्टी के बाद अभी क्या है? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। 1980 से 1984 ये क्या रहे? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। कौन? कैलाश जोशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मात्र 13 दिन के मुख्यमंत्री रहे हैं? निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मात्र 13 दिन के मुख्यमंत्री रहे? तो ऑप्शन है नरेश चंद्र सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, गोविंद नारायण सिंह, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नरेश चंद्र सिंह। कौन? नरेश चंद्र सिंह। आगे देख लेते हैं। नरेश चंद्र सिंह का जन्म सारंगपुर रियासत जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? सारंगपुर रियासत जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था। एमपी के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री बने। कौन? नरेश चंद्र सिंह। कार्यकाल 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक रहे। ठीक है। इनका निधन 12/9/87 को हुआ। मतलब कब हो गया? 1987 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं? कौन? मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ऑप्शन है प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश चंद्र जोशी, कैलाशनाथ काटजू, नरेश चंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर को दोस्तों प्रकाश चंद्र सेठी। कौन होगा? प्रकाश चंद्र सेठी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रकाश चंद्र सेठी का जन्म 1920 झालरपाटन राजस्थान में हुआ। ठीक है। इनका पार्टी था कांग्रेस और कार्यकाल 1972 से 1975 तक था। ठीक है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के प्रश्न। वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब भी कराना है दोस्तों, ताकि कल के दिन में हम लाइव क्लास भी ले सकें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।